मेरा नाम तरुण है और मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रह रहा था। मैं और मेरी पत्नी स्नेहा हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए थे। मैं स्नेहा को बचपन से ही जानता था। वो मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ती थी और उसका घर मेरे घर से 4-5 गली छोड़ कर था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा रिश्ता भी बदलता गया। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। हम दोनों के घर वाले भी हमारे रिश्तों से खुश थे, बल्कि हमारे बड़ों ने मिलकर ये तय कर लिया था कि जैसे ही ये बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे हम उनकी शादी करा देंगे। जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। समय का चक्र ऐसा घूमा कि कुछ पता ही नहीं चला। पढ़ लिख लेने के बाद मेरी नौकरी भी लग गई और उसके कुछ दिनों के बाद ही घर वालों के कहे अनुसार हमारी शादी हो गई। स्नेहा से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी तो बिल्कुल स्वर्ग बन गई थी। हमारी शादी को 5-6 साल कब निकल गए और हम 3 बच्चों के मम्मी पापा भी बन गए, कुछ पता ही नहीं चला। एक लड़की और 2 लड़कों के आने के बाद स्नेहा और मेरी जिंदगी कंप्लीट हो चुकी थी। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ मेरी दिन रात की मेहनत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैं भी वही चाहता था जो हर माँ बाप की सोच होती है कि मेरे बच्चों को कभी भी किसी चीज की कमी ना आने दूं, उन्हें कभी भी किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। क्योंकि मेरा बचपन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने भी ये कोशिश की होगी और अब मैं भी अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहता था। मेरे दिन रात मेहनत करने से अक्सर स्नेहा भी मुझसे नाराज हो जाती, बोलती कि बस दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हो, अपने स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। लेकिन मैं उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और मुस्कुरा देता और कहता मैं ये सब तुम्हारे और हमारे बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो और एक दिन वो किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच जाए और फिर हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। उस वक्त हम आराम ही आराम करेंगे और ये तीनों हमारी खूब सेवा करेंगे। स्नेहा मेरी बातों पर हंस देती। खैर, बच्चे बड़े होते जा रहे थे तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी। बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, जिसमें मेरी सैलरी का आधा हिस्सा उनकी फीस में ही चला जाता था और बाकी का आधा हिस्सा घर की ज़रूरतों में काम आ जाता। मैं अपने बच्चों को अच्छा खिलाता, अच्छे कपड़े पहनाता, ताकि उनके दोस्त उनको गरीब होने का ताना मारकर हीन महसूस न कर सके। और ये सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी, मगर एक दोस्त के कहने पर मैंने उनके साथ एक छोटा बिजनेस करना भी शुरू कर दिया था, ताकि मेरी महीने की आय थोड़ी बढ़ सके। कुछ महीने बाद आय तो बढ़ी, लेकिन मेरा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी के बाद ही मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी रात तक अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करता था। आधी आधी रात तक मुझे काम करना पड़ता था। मेरा दोस्त जो अपनी जगह अपने बेटे को भेज देता था, मगर मैं अपने बेटे पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता था, इसलिए ऑफिस से छुट्टी के बाद अपना काम खुद ही करता था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने और शरीर को बिल्कुल भी आराम न देने के कारण मैं बीमार भी हुआ, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने का सोचकर फिर से काम में लग जाता। जब मेरे बड़े बेटे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक हादसे ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया और हमारी खुशहाल जिंदगी को हमेशा के लिए उदास कर दिया। मेरी पत्नी स्नेहा को बुखार हुआ। मैंने सोचा नॉर्मल बात है, हो जाता है, मगर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। उस बुखार के कारण मेरी स्नेहा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। मैंने स्नेहा के बिना अपनी जिंदगी कभी सोची भी नहीं थी, मगर भाग्य में शायद यही था। स्नेहा की तबीयत 1 महीने तक खराब रही थी और उस 1 महीने में मैंने उसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मैं कुछ कर ना सका और मुझे जिंदगी भर के लिए ये जख्म मिल गया जो कभी नहीं भरने वाला। मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि स्नेहा मुझे छोड़कर जा चुकी है। मैं खुद शौक में था, लेकिन बच्चों को रोता तड़पता देखकर मुझे अपने आंसू और गम छुपाने पड़े, क्योंकि मेरे सिवा अब बच्चों का कोई और नहीं था और अगर मैं ही टूट जाता तो बच्चों का क्या होता। काफी दिन तो हम उसी उदासी में डूबे रहे, मगर अपने बच्चों के लिए मुझे उस गम से उभरना पड़ा और उस समय मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को किसी के भी जाने से फर्क नहीं पड़ता, ये चलती ही रहती है। स्नेहा के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई थी। अब कमाने के साथ साथ बच्चों की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी थी।
लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं रातों को उठ उठ उनके कमरे में जाकर देखता कि वो सो रहे हैं या अभी भी जाग रहे हैं, और उस सारी जिम्मेदारी के चलते मैं उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगा था। छोटी छोटी बीमारियां भी अब अक्सर मुझे होने लगी थी, जिसके चलते मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे समझाया कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में औरत का वजूद बहुत मायने रखता है और मर्द पर जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाता है। लेकिन सच तो ये था कि स्नेहा के बाद अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर ही था, और मैं नहीं चाहता था कि उस समय उन्हें किसी भी रिश्ते की बारीकियां समझाई जाएं। इसलिए मैंने उस समय मना कर दिया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुझे एहसास होने लगा कि लोग वास्तव में सही कहते हैं, अगर घर में औरत होगी तो मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर मैंने अपने बच्चों की राय जानने के लिए उनसे बात करने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने अपने बच्चों से दूसरी शादी के बारे में बात की तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत कठोर थी। उनके व्यवहार ने मुझे एक कड़ा झटका दिया और उनके शब्दों ने मुझे बहुत आहत किया। उनका कहना था कि अभी तो हमारी मम्मी की चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई होगी और आप अभी से उनकी जगह किसी और औरत को लाना चाहते हैं। अपनी मम्मी की जगह हम किसी और औरत का आना बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे, इसलिए आपका ये फैसला अस्वीकार्य है। उनके ऐसे जवाब के बाद मुझसे और कुछ कहा ही नहीं गया और मैंने दूसरी शादी के इरादे को हमेशा के लिए भुला दिया और अपने बच्चों की इच्छा के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहा, क्योंकि मेरी सारी खुशियां उन्हीं से जुड़ी थी। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि तुम्हें यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। भले ही बच्चों को एक माँ की जरूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें एक पत्नी की बहुत जरूरत है। एक दिन जब तुम्हारे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब आपको अपने फैसले की गंभीरता का एहसास होगा। लेकिन उस समय मैं केवल अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था, इसलिए मैं ऐसी खुदगर्जी नहीं कर सका और दिन रात अपने बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करने में फिर से लग गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए, दोनों बेटे अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब पर लग गए। तब जाकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और लगा कि आखिर मेरी मेहनत रंग लाई। बेटी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो अब उसकी शादी के बारे में सोच रहा था। बच्चों के बहुत रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मेरा इरादा ये था कि बच्चों की शादी कहीं जान पहचान में ही करूं, जो पहले से ही मेरे घर के हालात जानते हों। लेकिन बच्चों ने ऐसा करने से भी मना कर दिया और बेटी ने तो सीधा बोल दिया कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे लड़कों ने भी अपनी बहन का ही साथ दिया और एक बार फिर मुझे अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ा और कुछ साल बाद मुझे अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही करनी पड़ी। उसके बाद बेटों की बारी आई तो मैं पहले ही जान चुका था कि वो भी अपनी मर्जी से ही शादी करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी अपनी मर्जी से शादी की। किसी ने भी अपने बाप का कोई मान सम्मान नहीं रखा। जब तक बेटी थी मेरा ख्याल रख लेती थी, मगर मेरी दोनों बहुएं तो सुबह देर तक सोती, जिससे मुझे अपना नाश्ता खुद बनाना पड़ता और रात में अपने अपने पति के साथ बाहर खाने निकल जाती। अक्सर अपने कपड़े भी मुझे खुद ही धोने पड़ते थे। अब यही मेरी जिंदगी रह गई थी। बेटी मिलने आती, कुछ घंटे रुकती और चली जाती। सारे काम आज भी मैं खुद ही कर रहा था और कभी कभी अकेले में बैठकर सोचता कि काश उस वक्त दोस्तों की बात मानी होती तो शायद आज हालात कुछ और ही होते। सारा दिन अकेले कमरे में दीवारों को देखकर दिल उदास हो जाता। बहू अपने कामों में लगी रहती और बेटे ऑफिस चले जाते और जैसे ही घर वापस लौटते तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ कमरों में चले जाते और फिर सुबह ऑफिस जाने के लिए ही निकलते। मैं हमेशा इंतजार करता रहता कि कोई बेटा मुझसे मिलने आए, लेकिन उनके चेहरे देखे हुए भी मुझे कई कई दिन बीत जाते। और दूसरी तरफ बेटी जब भी मिलने आती अपना दुखड़ा सुनाने लग जाती। कभी मुझसे भी ना पूछती कि पापा आपके क्या हालात है, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। अब तो मैं बिल्कुल अकेला ही हो गया। स्नेहा को याद करता काश वो होती और इस निकम्मी औलाद को बताती कि उनके बाप ने इनका भविष्य बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। मगर अफसोस ये बस मेरी सोच थी। खैर, एक दिन मेरे पास मेरा बड़ा बेटा आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि आखिर मेरे बेटे को मेरा ख्याल तो आया। मगर जब उसने मुझसे बात की तो मैं समझ गया कि वो मेरे पास क्यों आया था,
क्योंकि अब मेरे दोनों बेटे इस पुराने घर को बेचकर कहीं अच्छी सोसाइटी में घर लेना चाहते थे। क्योंकि घर मेरे नाम था इसलिए वो मुझे मनाने आया था, मगर मैंने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि उस घर में मेरी और स्नेहा की बहुत सारी यादें बसी थी। मेरी बात सुनकर वो नाराज होकर चला गया और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि ये घर बिक जाए। और जैसे ही ये बात मेरी बेटी को पता चली तो वो भी अपने पति को लेकर अपना हिस्सा लेने के लिए घर आ गई। मगर मेरी बहुओं ने उसे आड़े हाथों लिया और बोली, तुम अपना हिस्सा पहले ही ले चुकी हो दहेज के रूप में, इसलिए अब घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। देखते ही देखते ये बातें लड़ाइयों में बदलने लगी। मेरे बेटे अपनी बहन को उसके पति के सामने ही हाथों में लाठी लेकर उसको पीटने पर उतर आए। रोज रोज के झगड़े को देखकर मुझसे रहा न जाता। मुझे अब कोई ना कोई फैसला करना था, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चों की खुदगर्जी और लालच साफ साफ दिखाई दे चुका था। और एक रात बैठे बैठे मैंने ये घर एक ओल्ड हाउस के ट्रस्ट फंड के नाम कर दिया और अपना कुछ सामान लेकर उसी ओल्ड हाउस चला आया। मेरे बच्चों ने मुझे इस तरह मेरी कड़ी मेहनत और उनका भविष्य बनाने का फल दिया। मुझे घर में भी सुकून से ना रहने दिया और आज मैं इस ओल्ड हाउस में खुश हूँ और अपनी जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कुछ याद आता है तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। कुछ समय बाद मेरे बेटे भी मुझे लेने आए थे, मगर मैंने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं जान चुका था कि वो कितने खुदगर्ज लोग हैं। उनको सिर्फ उनकी पत्नियां और धन दौलत से ही प्यार है। मैंने इनके लिए अपनी खुशियों को त्याग कर दिन रात मेहनत की और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन मुझे उम्मीद है जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा, क्योंकि बड़ों की बातें कभी झूठी नहीं होती। उन्होंने कहा है, जिसने अपने बड़ों का दिल दुखाया उसके साथ भी एक दिन जरूर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, तभी आगे जाकर आपको भी सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।